Hello, UPSC aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you all to the Current Affairs series. Today in this session, I will be discussing the polity current affairs from the Vision Workbook. As you all know कि हम current affairs cover कर रहे हैं. मार्च का current affairs we have already done. अप्रैल का पॉलिटी का पार्ट 1 मैंने डाल दिया है. आज इस वीडियो में मैं पूरे टॉपिक्स खत्म करके पॉलिटी पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स अप्रैल वर्कबुक का. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके. इसके पहले तक जो टॉपिक्स थे जैसे कि स्टेट ऑटोनॉमी एक्सेट्रा ये हमने बात कर ली थी, है ना. नाउ वी विल टॉक अबाउट दी स्वामित्व स्कीम. तो स्वामित्व स्कीम बेसिकली क्या हुआ है कि रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि इस स्कीम ने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं. 2020 में लॉन्च किया गया था, इट इज 25 और 5 साल पूरे कर लिए हैं. क्या होता है स्वामित्व? तो हमारे इंडिया में क्या हुआ, जो लैंड रिकॉर्ड्स थे उनको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जा रहा था, जिसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली कि हम डिजिटलाइज फॉर्मेट में लैंड रिकॉर्ड्स लेके आएंगे ताकि पूरा पता चले किसके पास क्या लैंड होल्डिंग्स हैं, लैंड डिस्प्यूट्स ठीक से सॉल्व होंगे और साथ में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. कोई भी स्कीम होती है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है. सो इफ आई टॉक अबाउट स्वामित्व, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट. अब आपको यहाँ पे बेसिक बेसिक कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज पता होना चाहिए. जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज पढ़ा, कॉमन सेंसिकल है, ठीक है, चलो स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट भी आ गया. सर्वे ऑफ इंडिया याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं. इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है कि एक कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क बनाएंगे जो कि डिजिटली जियो रेफरेंसिंग लैंड को डिमार्केट करेगा और प्रॉपरली एनालाइज करेगा कि किसका कितना लैंड है. ड्रोन मैपिंग होगा ताकि प्रॉपरली एक्यूरेट प्रॉपर्टी मैप्स को बना सके ताकि ओनरशिप राइट्स लोगों को मिले. फिर इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन इनिशिएटिव्स होंगे जहां पे लोगों को बता सके कि इस तरह की भी कोई स्कीम है जिसके क्या मेथड्स है और क्या इसके लोगों को फायदे होंगे. ग्राम मानचित्र को एनहांस करेंगे. मानचित्र मतलब मैप. सो स्पेशियल डेटा ड्रोन वगैरह की मदद से ये सब कलेक्ट करेंगे और प्रॉपर एक मैप बनाएंगे जिसमें डिमार्केटेड होंगे लोगों के लैंड. सो एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स, रूरल प्लानिंग, डिस्प्यूट्स कम करने के लिए, सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, प्रॉपर जो ग्राम पंचायत लेवल डेवलपमेंट प्लान है वो प्रॉपर बन सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे सिटीजन्स को ताकि वो प्रॉपर्टी को एज अ फाइनेंशियल असेट यूज कर सके. और प्रॉपर्टी टैक्स भी बेसिकली इसकी वजह से कलेक्ट नहीं हो पाता था क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता था ठीक से कि किसका कितना लैंड है. सिग्निफिकेंस इसका यही है कि सबसे पहले तो हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाएगा, लीगल एम्पावरमेंट हो जाएगा क्योंकि लोगों को प्रॉपर प्रॉपर्टी कार्ड्स मिल जाएंगे. अभी तक अगर हम देखें तो 1 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू भी किए जा चुके हैं. देन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन. प्रॉपर्टी कार्ड्स वैल्यूएबल कोलेटरल की तरह, तो लोगों को अगर क्या कहते हैं क्रेडिट वगैरह चाहिए सो दे कैन गो टू अ बैंक, दे कैन गिव दिस प्रॉपर्टी कार्ड एज अ कोलेटरल एंड गेट क्रेडिट और फिर वो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. रिसोर्स का पूरा प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड यूज होगा क्योंकि पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी किसके पास कितना लैंड है, तो उसको अच्छे से हम यूज कर पाएंगे थ्रू अपडेटेड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है थ्रू ड्रोन्स एक्सेट्रा. और एक रूरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा प्लानिंग में, जैसे कि हरियाणा उत्तराखंड में 100% ड्रोन सर्विस कंप्लीट हो चुके हैं, प्रॉपर्टी कार्ड प्रिपरेशन प्रिपेयर करे जा चुके हैं. ब्लूप्रिंट बना रहा है एक सस्टेन प्लान और प्रॉपर रूरल डेवलपमेंट का. चैलेंजेस क्या क्या है कि इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं पता है, मतलब अनक्लियर है प्रॉपर्टी कार्ड्स की लीगल वैलिडिटी. कई बार इनको कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ ओनरशिप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं, मे बी दे माइट नॉट कंसीडर है, तो ये एक चैलेंज है. वेरिएशंस है जैसे कि स्टेट लॉज में, स्टेट लैंड लॉज में और रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस में काफी वेरिएशंस है. आंध्र प्रदेश रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करता है, बल्कि कई और स्टेट्स हैं जो सिर्फ रजिस्टर्ड मॉर्टगेजेस. तो ये एक प्रॉब्लम है जहां पर रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस वेरी करती हैं. प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी थोड़ी लिमिटेड है, जैसे कि उड़ीसा ने ग्राम पंचायत को नहीं एम्पावर किया है टू कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्स. उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करते हैं. मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए इतना ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है क्योंकि स्टिल अगर आपने उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड दे दिया लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स माइट सिक्योर लैंड टाइटल्स एक्सेट्रा.
डेटा मैनेजमेंट, तो ये चीजें हमें मैनेज करनी पड़ेंगी, जहां पर वे फॉरवर्ड इसका ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल आप लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन कीजिए, ग्राम पंचायत को एम्पावर कीजिए, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट कीजिए और डेटा मैनेजमेंट को एनहांस कीजिए। नाउ लेट अस कम टू द न्यूज इन शॉर्ट, जहां पे फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये न्यूज में क्यों है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्योंकि ये पोजीशन बहुत टाइम से वेकेंट है, 2019 से। इनफैक्ट दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इन डेली एडिटोरियल एनालिसिस एज वेल, जहाँ पे हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि डेप्यूटी स्पीकर कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, कैसे ये पोस्ट आई, क्या उसका रोल होता है, क्या चैलेंजेस है, एक्सेट्रा। सो बेसिकली ये ऑफिस इमर्ज हुआ 1921 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। सो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स वगैरह डिसाइड होते थे। बेसिकली यहाँ पे एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स बता रही हूँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्टर एक्ट एक्सेट्रा, इसमें मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी कि आप इनको प्रीलिम्स के पहले याद कीजिए। ठीक है, जब एग्जाम आने वाला है उसके पहले याद कीजिए। अगर आप बहुत पहले याद कर लेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो भूल जाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द सजेशन फॉर कवरिंग दीज एक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डिफिकल्टी आती है। अगर हम बात करें कि पहली बार किसने इस ऑफिस को हेल्ड किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो नॉट सो इम्पोर्टेंट फैक्ट। ऐसे तो याद करने जाएंगे तो बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, फिर एग्जाम तो नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, क्योंकि इट्स लाइक बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए जो सब याद कर सके। एम ए अयंगर बिकेम द फर्स्ट इलेक्टेड डेप्यूटी स्पीकर एक्सेट्रा। आर्टिकल 93 के अंदर लोकसभा as soon as may be choose two members of the house to be speaker and deputy speaker. So the position of deputy speaker is mentioned under article 93. स्पीकर जो है अपना रेजिग्नेशन किसे सबमिट करेगा, डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को सबमिट करेगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको मेमोराइज करना चाहिए। अगर हम स्पीकर की ड्यूटीज की बात करें, तो एज पर आर्टिकल 95 ये डेप्यूटी स्पीकर जो है वो स्पीकर की ड्यूटीज परफॉर्म करता है इन केस ऑफ वेकेंसी, एब्सेंस एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंस यही है कि इक्वल फुटिंग पे रखता है इसको स्पीकर के साथ। एसेंशियल रहता है, जब स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर उन रोल्स को क्या कहते हैं, प्ले कर सकता है। ठीक है, उन रोल्स को वो, उन्हें जो भी ड्यूटीज रहेंगी उनको परफॉर्म करेगा। देन एम ए अयंगर जो है वो एक्टिंग स्पीकर बने थे आफ्टर द सडन डेथ ऑफ स्पीकर जीवी मावलंकर। लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, जैसे कि की सेशंस, लीड्स कमिटीज एक्सेट्रा, सेंसिटिव डिबेट्स, इन सबको मैनेज करता है। इश्यूज क्या क्या हो रहे हैं वैकेंसी से, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोसीजरल पावर हो रहा है विद इन द स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का डिसरिगार्ड है, और साइडलाइन कर रहा है पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूसिविटी एंड कंसेंसस। जनरली एक ऐसा नॉर्म भी था हमारे पार्लियामेंट में कि जो डेप्यूटी स्पीकर होगा वो अपोजिशन से होगा, तो इसलिए ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर कंक्लूजन ये हो सकता है कि आप एक स्पेसिफिक डेडलाइन बनाइए कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो वेकेंट है, तो कितने दिनों के अंदर वहां पर दूसरा पर्सन आ जाएगा। दिस कैन बी दी सोल्यूशन। नेक्स्ट, इनएक्शन बाय स्पीकर्स ऑन डिफेक्शन पिटिशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी हाल ही में प्रोलॉन्ग इनएक्शन जो हुआ है स्पीकर्स का डिफेक्शन पिटिशंस पे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया। डिफेक्शन पिटिशन थी जिसपे स्पीकर ने बहुत दिनों तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंडेम किया है। यहाँ पर बात ये आती है कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, क्या वो स्पीकर को डायरेक्ट कर सकती है कि आपको एक्टिंग एज क्वाशी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स एक्सेट्रा टू डिसाइड। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो लेजिस्लेचर या स्पीकर को ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपने ये काम नहीं किया है। सो दिस इज समथिंग जहां पे हमने जैसे सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी, तो उससे रिलेटेड ये हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ये है कि it is not powerless if speaker remains indecisive on disqualification petitions. Court's right to set a reasonable time frame, जैसा कि केशगम मेघचंद्र इस केस में किया भी गया था। अगर स्पीकर फेल कर जाता है एक्ट करने से, तो सुप्रीम कोर्ट अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स लेके आता है अंडर आर्टिकल 142। जिसने भी वीडियो 1 देखी है ऑफ पॉलिटी उसे पता होगा 142 क्या होता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज आर्टिकल 142। दूसरे सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन जैसे कि की हो तो होलोहान में कोर्ट्स ने बोला था कोर्ट्स हैव द अथॉरिटी टू इंटरवीन इफ द स्पीकर डिलेज एक्शन। तो पहले भी ऐसे कोर्ट केसेस आ चुके हैं जहां पे कोर्ट ने बोला है कि अगर इन एक्शन होता है तो हम तो इंटरवीन करेंगे अंडर आर पावर अंडर आर्टिकल 142। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था, जहां पर अगर क्या कहते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे कि वो आया राम गया राम जो चीजें हुई थी, लोग अगर ऐसे पॉलिटिकल पार्टी स्विच करते हैं तो उसके अगेंस्ट इसको उठाया जाता है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, तो नाम से ही समझ आ रहा है बेसिकली इमिग्रेशन और फॉरेनर्स को रेगुलेट करने के लिए ये किया जाएगा।
इमिग्रेशन लॉज को मॉडर्नाइज करेंगे ताकि नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि हाल ही में हम देख रहे हैं जैसे कि म्यांमार में रिफ्यूजी क्राइसिस या बांग्लादेश में प्रोटेस्ट, तो हमारे यहाँ बहुत सारा लाइक रिफ्यूजीज आ जाते हैं, सो दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, या फिर अभी एक केस हुआ था जहां पे एक लेडी, शी वाज रिजाइडिंग इन इंडिया, ठीक है, फिर वो कहीं कहीं की वीडियोस ले रही है, तो ये सब चीजें हमें देखनी है। बिल्स जो रिपील किए गए हैं, दैट इज पासपोर्ट एक्ट 19। तो इस बिल ने कौन कौन से एक्ट को रिपील कर दिया है? पासपोर्ट एक्ट 1920, फॉरेनर्स एक्ट 1946 एक्सेट्रा। दिस इज लाइक आप बस पढ़ सकते हो, नॉट नेसेसरी टू मेमोराइज। इमिग्रेशन रेगुलेशन बाय अ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन को अब कौन रेगुलेट करेगा? ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। पेनल्टीज लगेंगी इलीगल एंट्री विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 5 years, फाइन अप टू 5 lakh rupees और बुक। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मेमोराइज। पुलिस ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ हेड कांस्टेबल कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। तो अगर कोई हेड कांस्टेबल के ऊपर से रैंक पर है तो वो अरेस्ट कर सकता है इलीगल इमिग्रेंट्स को बिना किसी वारंट के भी। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मेमोराइज। नेक्स्ट टॉपिक इज पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। तो ऑब्वियसली पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स कौन ही लॉन्च करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। सो बेसिकली दिस इज मल्टी डोमेन मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स है जो कि असेस करेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द पंचायत। ठीक है, इतना याद हो गया। कुछ इसमें थीम्स है, क्या ही थीम्स होंगी पंचायत की परफॉर्मेंस देखने के लिए? पॉवर्टी, हेल्थ केयर, सैनिटेशन एक्सेट्रा। कैटेगरीज अचीवर, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर। थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, शायद क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में ही आएगा बेसिकली। ओके, so this was all about the polity section. Now in the next video, we will be covering the international relations. Thank you for watching this.